तीन विकल्प थे और तीनों विकल्प में था कि भारत पाकिस्तान के लोग, जो भारत पाकिस्तान में रेड क्लिफ लाइन जो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच खींचा गया था, जिसको जाना चाहे वो भारत के लोग मुसलमान या हिंदू वो पाकिस्तान चले जाए, या जो पाकिस्तान के लोग भारत में रहना चाहे, आना चाहे, वो आ सकते हैं। तो आप देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई में निवास करते था, जिन्ना हाउस मुंबई में है, और लाल कृष्ण आडवाणी का घर लाहौर में था, तो कराची। तो आडवाणी साहब कराची से आए और जिन्ना साहब मुंबई से पाकिस्तान गए। आज देखते हैं कि पाकिस्तान में 23 करोड़ लगभग आबादी है, वहाँ की कुल जनसंख्या है, और भारत में 26 करोड़ मुस्लिमों की आबादी है। इंडोनेशिया को छोड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, जहाँ मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो हमें जो आज़ादी मिली थी उसका रक्त रंजित इतिहास है। सांप्रदायिक दंगों के लाश पर आज़ादी प्राप्त हुई थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में इतना वैमनस्य पैदा कर दिया गया था, जिस माहौल में हमें आज़ादी मिल रही थी। हम 29 करोड़ लोग बच गए और 29 करोड़ लोग अपना संविधान सभा का गठन कर अपना संविधान बनाया और अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया और अपनी व्यवस्था से चलने का काम शुरू किया। 10 लाख के पर एक आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था और सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर संविधान बनाया, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसमें मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। तो आप देखते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था बनी, जिसके तहत एक सरकार बनी। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया और साथ ही साथ संविधान के प्रकृति जो है वह संघात्मक प्रकृति को रखा, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आपकी फर्स्ट कहता है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स। भारत जिसे इंडिया कहा जाता है वह राज्यों का संघ है। हमने संघात्मक संविधान के प्रकृति को अपनाया, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक हो गई। इसलिए एकात्मक हो गई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़कर रखना। और आदरणीय प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और इस कार्यक्रम के ओपनिंग रिमार्क के बाद मैं आपके सामने मुझे जो भी मेरी एक समझ है, जो मेरा एक अध्ययन है, आप सभी कॉलेज के कर्मचारी और तमाम छात्र छात्राओं के सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यह जो अवसर है यह एक बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर है कि जब हमारे राष्ट्र ने 75 सालों का एक माइलस्टोन हासिल किया। यह एक अमृत वर्ष है, एक प्लैटिनम जुबली ईयर है, और यह एक बड़ा अच्छा अवसर है कि हम अपने देश के तमाम क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों, अपनी सफलताओं, अपनी विफलताओं, क्या कमियां रहीं और क्या हमें आगे आने वाले दिनों के लिए देश का कौन सा एजेंडा आगे लेकर के चलना है, उसके लिए ये बड़ा माकूल वक्त था। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि जब आज़ादी मिली तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश के तमाम शुरमाओं ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने और गांधी जैसे विलक्षण महापुरुष ने, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जो ये 1947 के आसपास के प्रथम पंक्ति के आज़ादी के आंदोलनकारी थे। और उससे पहले के इतिहास में हमने तमाम इतिहास पुरुषों को और लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देखा जाना। 1857 के सत्याग्रह को लेकर, सिपाही विद्रोह को लेकर हमारे प्राचार्य महोदय ने जिक्र किया। तो मैं इस बात को सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्र राज्य का जो पिछले 1000 सालों का जो इतिहास है, जो एक तरह से मुस्लिम रूल के बाद शुरू होता है 1192 में, वह राष्ट्र राज्य का इतिहास कहीं न कहीं हमारे समाज में जो विशृंखलता थी, जो असमानता थी, जो ऊंच नीच का जो एक तरह से भाव था, उसका कहीं न कहीं इस देश को खामियाजा भुगतना पड़ा।
और हमारा देश राजनीतिक रूप से गुलाम हुआ, सामाजिक रूप से तो पहले ही कई जबरनों में कैद था। और फिर जो है जब राज सत्ता जब किसी विदेशी रूल के मातहत चली गई, क्योंकि वो मध्य युग जो था वो एक बर्बर युग था, जब उस समय युद्धों का काल हुआ करता था, कोई भी व्यक्ति अपनी सेनाएं बनाता था और अपने सेना में वो लाव लश्कर के बढ़ा करके हाथी घोड़े और तमाम एक तरह से आयुध से लैस होकर के एक राजा वो दूसरे राजा को हराता था। और न केवल ये अंतर्देशीय प्रक्रिया थी बल्कि ये बाहर के भी देशों से होने वाली प्रक्रिया थी। तो हम ये जानते हैं कि अफगानिस्तान से, टर्की से, मिडिल ईस्ट से, सेंट्रल एशिया से तमाम आक्रमणकारी हमारे इस सोने की चिड़िया देश में घुसे और यहाँ के राजा से वो युद्ध करके आक्रमण करके और उस पर एक तरह से फतह करके अलग अलग तरीके की राजनीतिक रिजीम की स्थापना हुई। तो 1192 के बाद से देश में एक विदेशी रूल शुरू होता है जो इस्लामिक रूल के रूप में जाना जाता है। जब गुलाम वंश, फिर उसके बाद से जो है खिलजी वंश के बाद जो है फिर लोधी वंश, फिर जो है मुगल वंश। खिलजी के पहले जो है खिलजी के बाद तुगलक वंश का भी आगमन हुआ और तुगलक के बाद लोधी वंश और लोधी के बाद मुगल वंश। फिर जो है ब्रिटिशर्स आते हैं और करीब 90 साल के लंबे लड़ाई के बाद वो एक एक कोने से भारत में प्रवेश करते हैं। पहले वो सूरत में आते हैं, फिर वो बम्बई में आते हैं, फिर चेन्नई में आते हैं, फिर उनका विधिवत रूप से कंपनी रूल के रूप में वो कलकत्ता में उनका प्रवेश होता है। और फिर सिपाही विद्रोह जो यूपी में मेरठ के एपिसेंटर होता है 1857 के बाद फिर हम ब्रिटिश क्राउन में आ जाते हैं। मैंने ये जो एक पृष्ठभूमि थी उसका मकसद ये था कि डिवाइड एंड रूल, हमारे जितने ये फॉरेन रूलर थे उनका मेन डॉक्ट्राइन था। वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में गैर बराबरी, ऊंच नीच को एक तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। हमारे पॉलिटिकल जो रिजीम थे राजाओं के जरिए उनमें जो है भोगो विलास और ऐशो आराम की जो है कहीं ना कहीं उनमें तड़प थी। वो सामरिक रूप से उतने शक्तिशाली नहीं थे, आपस में लड़ते रहे और एक समय आया कि सेंट्रल रूल जो दिल्ली और हस्तिनापुर की जो सल्तनत है वो विदेशियों के हाथ में आ गई। और उसी अंग्रेजों के पास जो 1857 में पंजाब में उनका रूल आता है और 90 साल के बाद जब देश को आज़ादी मिलती है तब तक देश का बहुत कुछ लुट चुका होता है। जैसा कि प्राचार्य महोदय ने कहा कि देश को आज़ादी तो मिली लेकिन यह देश आज़ादी दिवस के पहले एक विभाजन दिवस के रूप में जाना गया और देश का सांप्रदायिक विभाजन हुआ। बाईं तरफ की और दाहिने तरफ की भुजाएं कट गई, जो आज भी अखंड भारत का सपना देखने वाले लोगों के लिए बड़ा ही नासूर लगता है। बहरहाल आज जो ये 75 सालों का जो ये जायजा है, हम चाहेंगे कि इसको बड़े ही सूत्रबद्ध तरीके से आपके सामने रखा जाए। तो सबसे पहले देश की राष्ट्रीयता और जातीय स्थिति पर गौर किया जाए कि देश की राष्ट्रीयता जो कहीं न कहीं आज़ादी के बहाने जो पहले विखंडित हुई थी, कहीं न कहीं सामंतों के जरिए, मोनार्की के जरिए, अलग अलग एक तरह से एरिस्टोक्रेट्स के जरिए जो शासित होती थी, फिर एक सेंट्रल रूल आया ब्रिटिश का और उन्होंने जो है एक नया गवर्नेंस का मॉडल दिया जो कहीं न कहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के आए। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया, हर चीज़ का एक नियम कानून बनता था और अपने तरीके से ब्रिटिशर्स अपने स्वार्थ की भी पूर्ति करते थे और भारत को कहीं न कहीं एक मॉडर्न फ्रेम ऑफ गवर्नेंस में वो ढालने का भी काम कर रहे थे। तो हमारी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो गांधी ने केवल राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, वो एक सामाजिक आज़ादी की भी लड़ाई लड़ रहे थे, आर्थिक आज़ादी की भी लड़ाई लड़ रहे थे और कहीं न कहीं समूची दुनिया को मानवता का, हिंदू धर्म का और सत्य और अहिंसा जो कहीं न कहीं जिसके तार हमारे बुद्ध से जुड़े हुए थे, महावीर से जुड़े हुए थे, उसे वो एक नया संस्करण लेकर के आते हैं। सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा जैसी आइडियोलॉजी का पूरी दुनिया में एक तुति बोलती है और वह गांधीवाद दिनों दिन और ज़्यादा दुनिया के पटल पर लोकप्रिय होता जा रहा है। हमें गर्व है कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी एक ऐसे शख्सियत हैं जिसे पूरी दुनिया न केवल और ज़्यादा मान रही है बल्कि वो और ज़्यादा रेलेवेंट भी होती जा रही है। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद सबसे पहले तो संविधान, विभाजन के बाद संविधानवाद आया। हम एक संविधान शासित देश बने, एक लोकतंत्र शासित देश बने और कहीं न कहीं देश एक सेकुलर देश बना। सेकुलरिज्म जो है वह एक यूरोपियन एक कॉन्सेप्ट है
जो कहीं न कहीं एक नेशन स्टेट के रूप में लोकतंत्र, भ्रातृत्व और ये संप्रभुता, भाईचारा और लोकतंत्र और ये धर्मनिरपेक्षतावाद, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई उसके जरिए पूरी दुनिया को एक नया रिजीम मिला और उस रिजीम को हमने अपने संविधानवाद के भी जरिए ग्रहण किया। यह सब जानते हुए कि देश का एक तरह से धार्मिक विभाजन हुआ था, उसके बाद भी हमें गर्व है कि भारत के राष्ट्र नेताओं ने सेकुलरवाद को एक तरह से ग्रहण किया। वो कहीं न कहीं देश की प्रतिष्ठा को और बढ़ाता है, बल्कि यहाँ की मेजॉरिटी धर्म हिंदू धर्म की भी विशाल उदारता का भी द्योतक है। लेकिन अब आने वाले कालक्रम में जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स हुई, जब कॉम्पिटिटिव बहुदलीय राजनीति हुई, तो कहीं न कहीं हमारे देश की जो हेट्रोजेनिटी थी कि यह कई जाति, कई धर्म, कई भाषा, कई प्रांत, कई तरीके की सांस्कृतिक डोमेन और अलग अलग तरीके के भौगोलिक क्षेत्र, जो अलग अलग तरह की विभिन्नता थी, दुर्भाग्य से भारत के लोकतंत्र में उसने एक अपना औरा बना लिया। और हमारे देश का लोकतंत्र भले वो यूरोप से ग्रहण किया गया, लेकिन उसमें भारतीय जो लक्षण थे, जो मध्य युग में कभी हमने जो है जमींदारीवाद, सामंतवाद, कुलकवाद, दास प्रथा और भारत में जो तमाम जो हिंदू धर्म के जो अपने सोशल ऑर्डर थे, जो कर्म के आधार पर बने लेकिन वो वंश के आधार में तब्दील हो गए, तो कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र में भी उसके लक्षण आ गए। और हमारा लोकतंत्र एक तरह से बिल्कुल एक फुल प्रूफ न होकर के वह एक तरह से पहचान का लोकतंत्र बन गया, जहाँ पर जातिवाद का बोलबाला बढ़ा, जहाँ संप्रदायवाद का बोलबाला बढ़ा, जहाँ भाषा का बोलबाला बढ़ा, प्रांतवाद का बोलबाला बढ़ा। तो हालांकि कई लोग चाहते थे कि हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी हो, या इससे मैं भी सहमत हूँ कि भारत एक गुलशन की तरह है, जहाँ पर कि तमाम जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, खान पान, बोलचाल, संगीत और वेशभूषा के लोग रहते हैं। ये हमारी वैरायटी हमारी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। लेकिन जब हम राजनीति के डोमेन में आते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के डोमेन में आते हैं, जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो इस पहचान की राजनीति के लिए उसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और 75 सालों में हमारे देश में जो हमारे संविधानवाद और लोकतंत्रवाद से लेकर जो राज व्यवस्था की जो ये यात्रा हुई, जिसके जरिए देश में 16 से 17 लोकसभा चुनाव हुए, देश में राज्यों की संख्या जो है पहले वो 15 या 16 हुआ करती थी, वो बढ़कर 29 हो गई। देश में केवल फर्स्ट और सेकंड टायर का लोकतंत्र होता था, वो कहीं 73वें और 74वें संशोधन के जरिए उसमें जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी आया, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण आया पंचायती राज के रूप में। तो ग्रामीण पंचायती राज और शहरी पंचायती राज, और उसका भी 3 टायर, जैसे कि सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी है, तो लोकल बॉडी के भी 3 टायर थे, एक जिला पंचायत, एक ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। और शहरी बॉडी के भी कहीं न कहीं नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत 3 रूपों में थे। तो एक तरह से जो हमारी राजनीतिक यात्रा हुई, तो हमारे स्वार्थी राजनीतिक दलों ने, जहाँ एक तरफ देश में शहरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से देश में जातिवाद खत्म हो रहा था, देश में ऊंच नीच और छुआछूत समाप्त हो रहा था, लेकिन हमारी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स ने भारत के लोकतंत्र को जातीय लोकतंत्र में तब्दील कर दिया। ये ऑफिशियली जातीय लोकतंत्र नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों में जाएं तो यह प्रैक्टिकली भारत का लोकतंत्र एक जातीय लोकतंत्र है। अब तो जातीय जनगणना भी होने जा रही है। हम ये कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में चूंकि ये 75 साल का जायजा है, तो हमें राज व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और तमाम सार्वजनिक संस्थाओं के प्रदर्शनों की समीक्षा करनी होगी। तो जब हम पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा देश जिन लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर संविधानवाद के जरिए एक तरह से उसकी तामीर हुई, प्रैक्टिकल रूप में हमने ये देखा कि आज़ादी के टाइम में देश के समाज के जो सबसे क्रीमी तबके के लोग थे, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो सबसे ज़्यादा निस्वार्थ थे, जो सबसे ज़्यादा त्यागी थे, वो हमारे पब्लिक लीडर बने। चाहे वो पटेल हो, गांधी हो, नेहरू हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, मौलाना आज़ाद हो, जयप्रकाश हो, सुभाष चंद्र बोस हो, और वो तमाम गैलेक्सी
लीडरों की जो गैलेक्सी है वो समाज के सबसे क्रीमी तबके थे। लेकिन आज़ादी के बाद अगर नेहरू काल को अगर हम छोड़ दें तो 1960 के दशक आते आते हमारी पब्लिक लीडरशिप में ज़बरदस्त डिजेनरेशन हुआ। और हमने प्रिंसिपल साहब को एक सिनॉप्सिस जो बना के दिया था इस टॉपिक का, तो मैंने उसमें लिखा था कि जो योग्य लोग हैं वो पब्लिक डोमेन से वो खत्म होते चले गए और हमारा लोकतंत्र खाना पूर्तिवाद का शिकार हो गया। संविधान में जो नियम कानून बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी उसे केवल फॉर्मेलिटी में उसे अपना लेती है, प्रैक्टिकल तरीके में लेटर एंड स्पिरिट में उसे नहीं अपनाती। हाउ टू विन इलेक्शन और कैसे लोगों का किसी भी तरीके से, चाहे वो पहचान के जरिए हो, मनी धन सत्ता के जरिए हो, बाहुबल सत्ता के जरिए हो, चाहे वो उकसाऊं भड़काऊं और लोगों में एक तरह से भड़काने वाला भाषण दे करके हो, चाहे वो कहीं ना कहीं समाज के सबसे जो है प्रभावशाली तबके हैं उनके प्रभाव का सहारा लेकर के हो, यह देश की जो निरक्षर निरीह और एक तरह से रिमोट रहने वाली जनता के भोलेपन का सहारा लेकर के हो, ये निकेन प्रकारेण जो पॉलिटिक्स जो है वह जो है एक अलग गेम बन गया है, एक अलग ट्रिक ऑफ ट्रेड बन गया है। और जिसको जो गेम आता है वो इस राजनीति में एक तरह से शामिल हो जाता है। मैंने अपने इस किताब में जिक्र किया है कि इस देश में हम हर क्षेत्रों में शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को योग्य बनाते हैं। एक किसान भी अपने खेती के लिए जब बैल खरीदने जाता है तो वो देखता है कि हमारा बैल बिल्कुल काबिल है कि नहीं, बिल्कुल एक्टिव है कि नहीं, उसमें कोई पाय तो नहीं है। लेकिन हमारे लोकतंत्र में पार्टी, जाति, पैसा और पाउच के आधार पर देश के इतने बड़े भाग्य का एक तरह से निर्णय ले लिया जाता है। तो हमारे यहाँ जब हर चीज में एक हमने एक तरह से मेजरिंग यार्डस्टिक रखा है, तो हम लोकतंत्र में जो नई लीडरशिप की जो नर्सरी विकसित करना चाहते हैं उनके लिए हम कोई योग्यतावाद क्यों नहीं रखते। और वह जरूरी नहीं कि उसके लिए ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़े लोग आए और वो चुनाव लड़ें, यह कोई जरूरी नहीं। उनमें केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जनता के स्वार्थ के लिए 24 घंटे काम करते हों, देश और सिस्टम को समझते हों, जनता को सही राह पर ले जाने वाले हों, उनके लिए टॉर्च बियरर हों, उन्हें जो है सही मार्ग दिखाने वाले हों। तो पब्लिक लीडरशिप की कैसे नर्सरी विकसित की जाए, इसको लेकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी ध्यान नहीं देती। और हमारे यहाँ पॉलिटिकल रेगुलेटर के लिए चुनाव आयोग है। जब भी चुनाव होता है, चाहे वो धन की सीमा या प्रचार की सीमा का कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट उल्लंघन करता है तो उसको लेकर के उनका जो है आचार संहिता बना हुआ है। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में कि वो अच्छे लोगों को टिकट दें, अच्छे एक तरह से उनके मैनिफेस्टो में मुद्दे आए, उनमें आपस में कंपटीशन हो, उनके कार्यकर्ता ज़्यादा ईमानदार हों, ज़्यादा पारदर्शी हों और सबके लिए पारदर्शी तरीके से रोजगार और आजीविका की व्यवस्था हो। इसे लेकर के पॉलिटिकल पार्टी में इनर रिफॉर्म, विद इन पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म को लेकर के हमारे देश में कोई पहल नहीं की गई है। देश में अभी 3 मुद्दे हमारे जो संविधान से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारे अभी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के वो 3 मुद्दे एक तरह से उनके मेरुदंड का काम कर रहे हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का मकसद है कि मैक्सिमम जनता का मैक्सिमम कल्याण। लेकिन हमारे यहाँ जो ये राजनीतिक दलों से चालित जो लोकतंत्र है, उनके यहाँ भी 3 मुद्दे सबसे प्रमुखता से हावी होते हैं। सेकुलरवाद, पॉलिटिकल डोमेन में सबसे ज़्यादा उसकी चर्चा होती है। फिर दूसरा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और तीसरा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। और ये तीनों मुद्दे कहीं ना कहीं इनका जो कॉनोटेशन है, अभिप्राय है, वह एक पॉलिटिकल गिमिक्री से जुड़ा है। हर सबको मालूम है इस देश का जो नागरिक है वह उसे कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे और संप्रभुता के तौर पे उसे इस राष्ट्र के प्रति लॉयल होना है। अगर वो राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई राजद्रोह करता है तो उसके खिलाफ संविधान और कानून का नियम लागू होता है। इसे पॉलिटिकल डोमेन में किसी को लांछना और उलाहना देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए टेक्निकल तौर पे कानून काम करेगा। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति तब तक राष्ट्रवादी है जब तक उस पर राजद्रोह का मुकदमा न चले। दूसरा सेकुलरवाद, मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने जो तमाम जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दिए, संप्रभुता,
लोकतंत्र, भाईचारा, तो उसमें सेकुलरवाद एक बड़ा ही गैर विवादास्पद एक ऐसा टूल ऑफ गवर्नेंस था जिससे कि कोई भी सरकार किसी विवाद में न फंसे कि धर्म सबके अपने घरों की चारदीवारी के अंदर की चीज है, पब्लिक डोमेन में धर्म की कोई चर्चा नहीं होगी और सरकारें किसी भी आदमी के व्यक्तिगत धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से हमने देखा किसी देश में सेकुलरवाद के महान सिद्धांतों को तिलांजलि देकर तुष्टीकरण को अपनाया गया, स्यूडो सेकुलरिज्म को अपनाया गया, जो कहीं से भी सेकुलरवाद की मूल भावना के खिलाफ था। और इसके प्रत्युत्तर में अब कहीं ना कहीं इस देश में सेकुलरिज्म वर्सेस स्यूडो सेकुलरिज्म की एक बहुत बड़ी बहस हो गई, जिसमें हमें ये पता चला कि सेकुलरिज्म इज नॉट ए बैड आइडिया, लेकिन स्यूडो सेकुलरिज्म इज डेफिनेटली ए बैड आइडिया। इसमें एक पॉलिटिकल वर्ग बार बार सेकुलरिज्म की दुहाई देता है और स्यूडो सेकुलरिज्म को जिंदा रखना चाहता है थ्रू अपीजमेंट ऑफ सम माइनॉरिटी सेक्शन, और एक मेजॉरिटी वर्ग जो अधिक से अधिक आसानी से लोगों का वोट हासिल करने के लिए पहचान की राजनीति के तहत सेकुलरिज्म का विरोध करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के किसी भी राजनीतिक दल ने अपने संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि वह संविधान में सेकुलरवाद का वो विरोध करेंगे, लेकिन हमारी चर्चा में बराबर सेकुलरिज्म पर चर्चा होती रहती। ये खराब है तो ये अच्छा है। उसी तरीके से सोशल जस्टिस पर अब आइए, सामाजिक न्याय। हमारे देश में जहाँ 80% लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, अनजान हैं, निरीह हैं, अवसरों से वंचित हैं और वो हजारों साल से सामाजिक दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हैं, सामाजिक न्याय केवल आरक्षण का पर्याय बनकर के इस देश में रह गया है। आरक्षण केवल वंचित और कमजोर वर्गों के केवल 10% लोगों को कैटर करता है, जो उनमें पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी 90% लोग सामाजिक सशक्तिकरण की सुविधाओं से वंचित हैं और उनके लिए सरकारें काम जरूर कर रही हैं, लेकिन वह पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उस चीज पर चर्चा नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सामाजिक न्याय एक ऐसा पॉलिटिकल गिमिक और एक ऐसा पॉलिटिकल डिस्कोर्स का विषय बन गया है जिसमें व्यापक सामाजिक सशक्तिकरण की बात नहीं होती, देश के कमजोर वर्गों के संपूर्ण उत्थान की बात नहीं होती, उनके लिए लैंड रिफॉर्म, उनके लिए इंग्लिश मीडियम का स्कूल, उनके लिए अर्बन एरिया में कितनी वो बसते हैं, उनमें इंडस्ट्री में कितनी उनकी भागीदारी है, विदेशों में वो कितना वो उनके NRI हैं। अलग अलग तरीके में जो आज भारत के मध्य वर्ग का जो इंडिकेटर बना है, देश का 80% तबका, केवल नौकरियों में कितनी उनकी हिस्सेदारी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके पास जमीनें कितनी हैं, पक्के मकान कितने हैं, बिजली कनेक्शन कितने हैं, उद्योगों में कितनी भागीदारी है, पब्लिक स्कूल जो आजकल के हमारे शिक्षा का जो है बहुत बड़े समृद्धि का इंडिकेटर बना है, उस स्कूल में उनकी एक तरह से भागीदारी कितनी है। तो 75 सालों में जो हमारी राजनीतिक यात्रा रही, संवैधानिक यात्रा रही, उसके अंधेरे और उजाले दोनों पक्ष रहे हैं। हमारे यहाँ लगातार चुनाव होते हैं, कोई यहाँ डिक्टेटर सैनिक वो करके कूद करके या किसी तरीके से रातों रात सत्ता जो है नहीं हड़प सकता, ये हमारे लिए सुकून की बात है। लेकिन इस देश में तमाम पहचान से, तमाम मनी और मसल से, तमाम तरीके की इंस्टिगेटिव स्पीचेस से और गुड गवर्नेंस के तमाम मानकों से अभी भी हमारी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स सुसज्जित नहीं है। यह हमने 75 साल में हमें इस चीज़ को स्वीकार करना है। दोस्तों, मैं राजनीति के बाद अब मैं और समाज के बाद अब मैं देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि अगर हम इन सब पर चर्चा करेंगे तो घंटों लग जाएगा, क्योंकि 75 साल में देश की जो ये गाथा है, ये इसे कई किताबों में और कई हजारों घंटों के लेक्चर में भी खत्म नहीं की जा सकती। तो राज्य व्यवस्था के बाद और समाज व्यवस्था के बाद और संविधानवाद की यात्रा के बाद अगर हम अर्थव्यवस्था का जिक्र करें तो हम ये कहना चाहेंगे कि पहले हमारा देश, इसमें अगर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अगर आप स्टूडेंट हो, यह जानिए कि एक समाजवाद की विचारधारा आई, साम्यवाद की विचारधारा आई और देश के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रूस की क्रांति और चीन की क्रांति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और इस वजह से उन्होंने जब भारत में आर्थिक नीतियों की शुरुआत की तो कहीं न कहीं समाजवाद और साम्यवाद की नीतियों का उस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा
और उन्होंने देश में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। देश की सरकार को वो तमाम जिम्मेवारी दी गई कि वह देश में बड़े बड़े उद्योग लगाएं, बड़ी बड़ी नदी और जल परियोजनाएं लगाएं और देश में विकास की एक तरह से नई नींव तैयार करें। तो पंचवर्षीय योजनाओं की जब शुरुआत हुई तो उसमें सरकार जो है वो बड़ी केंद्रीय भूमिका में थी और कुल मिलाकर के वह एक ऐसा दौर था कि देश में एंटरप्रेन्योर उद्योगपतियों की उतनी संख्या नहीं थी, प्राइवेट कैपिटल उतना ज़्यादा नहीं था। विदेशों से कहीं ना कहीं हमें तकनीक और मशीनों का आयात करना था, जो कहीं ना कहीं का काम वह सरकार ही बेहतर तरीके से कर सकती थी। तो नेहरू के शासनकाल में 17 साल में देश में पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए बड़े बड़े उद्योग लगे, बड़ी बड़ी नदी परियोजनाएं बनी, हैवी इंडस्ट्री लगे और गांधी की जो विचारधारा थी कि वह फंडामेंटली वो रूरल और एग्रीकल्चर और टाइनी सेक्टर को जो है मजबूत करना चाहते थे, वह हमारे आर्थिक नीतियों में प्रायोरिटी नहीं पा सके। हम ये सब जानते थे कि हम एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि की आत्मनिर्भरता नहीं हासिल कर पाए थे। जैसा कि प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि हमारे उस समय के एक विजनरी कृषि मंत्री हुए सी सुब्रमण्यम और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विजनरी कृषि वैज्ञानिक हुए MS स्वामीनाथन और एक बहुत बड़े दुनिया के बड़े कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और मैक्सिको से वो 60,000 टन आया हाई यील्ड वैरायटी का गेहूं सीड्स। इन तीनों ने मिलकर के पश्चिमी यूपी और पंजाब और हरियाणा के उन सिंचित इलाकों में एक हरित क्रांति का आगाज हुआ और उस हरित क्रांति को लाने में कहीं न कहीं किसानों को बेहतर मिलने वाले मूल्य का भी बड़ा योगदान था। मैंने इस बात का इसलिए जिक्र किया कि उस समय हमारी कृषि नीतियों में प्रमुखता जो थी, प्राथमिकता जो थी आत्मनिर्भरता की थी। हम किसानों को ज़्यादा बेहतर मुनाफा देने की प्राथमिकता नहीं थी। हम चाहते थे कि कृषि में हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इतनी सिंचाई परियोजनाएं हो, इतने तकनीकी ज्ञान, खाद और बीज का उपयोग हम किसानों को सिखाएं, तो हम उनकी लागतों पर सब्सिडी देते थे। MS स्वामीनाथन से एक बार मेरी बात हुई तो हमने ये पूछा कि आपने किसानों को ज़्यादा रेम्यूनरेटिव प्राइस देने के बजाय लागत पर ही सब्सिडी देने की बात की, जिस लागत की सब्सिडी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो स्वामीनाथन ने ये कहा, जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, कि हमारा मकसद आत्मनिर्भरता हासिल करना था, देश में आयात को रोकना था और भूखे पेट को हमें खिलाना था। इस वजह से सरकारों ने एक तरह से लागतों पर बहुत ज़्यादा खर्च किया। देश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने जिक्र किया, और उसी दौरान बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्री भी लगी और फिर उसके बाद में औद्योगिक नीति आई, वाणिज्य नीति आई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो चूंकि हमने बताया कि शुरुआत के 3 दशक तक सरकारें जो थी वो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत प्रमुख रोल निभाया करती थी, लेकिन 1980 के बाद जब इंदिरा गांधी दूसरी बार सत्ता में आती हैं, उसके बाद उदारीकरण की जो है एक तरह से पहली बार देश को झोंका मिला। प्रणब मुखर्जी और VP सिंह वित्त मंत्री बने और उन्होंने आर्थिक उदारता का दौर शुरू किया। फिर राजीव गांधी आते हैं, फिर वो एक तकनीकी क्रांति, प्रौद्योगिकी क्रांति करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं। तो 1990 आते आते भारत जो है एक नई इकोनॉमिक रिजीम में आता है। 1991 की नई आर्थिक नीति आती है। चूँकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ तो मैं इसको खास तौर पे तवज्जो करता हूँ कि 1991 जो है हमारे 75 सालों की जो ये यात्रा है, 1991 की नई आर्थिक नीति उसकी एक बड़ी विभाजन रेखा है। मैं भारत राष्ट्र राज्य के तमाम डेवलपमेंट को 1991 के पूर्व और 1991 के बाद कह करके संबोधित करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। 1991 के बाद नरसिंह राव और मनमोहन सिंह के डुओ ने जो नई आर्थिक नीति लाई, उसके 4 खंभे थे: निजीकरण, उदारीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण। इसके तहत हमने ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को आमंत्रित किया। वह निवेश केवल घरेलू निजी क्षेत्र का निवेश नहीं था, बल्कि वो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी निवेश था। जो सार्वजनिक कंपनियां लाल फीताशाही, कामचोरी और घाटे का शिकार थी, उनको निजीकरण की बात की गई। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच एक नए साझेदारी का युग शुरू हुआ। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी आई और बाजार को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप किया गया।
समाजवादी और वामपंथी चिंतकों ने इस नीति का जबरदस्त विरोध किया। मैं भी एक नव बौद्धिक था, नया नया पत्रकार बना था, तो हम भी इसका विरोध करते थे। एनरॉन की योजना हो या फिर जो है पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों का विरोध हो। लेकिन अगले एक दशक में यह बात साबित हो गई कि नई आर्थिक नीति ने भारत के में न केवल ज़्यादा निवेश को बढ़ाती है बल्कि विकास दर को भी बढ़ाती है, और सरकारों का जो टैक्स कलेक्शन है वह तेजी से बढ़ता है। और सरकारों का जब टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो हमारे यहाँ जो गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, भुखमरी जैसी तमाम जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, ग्रामीण आधारभूत सेक्टर, ग्रामीण आधारभूत संरचना, उसको लेकर के सरकार का एलोकेशन और आवंटन बढ़ता चला जाता है। फिर जो है एनडीए का शासन आता है। हमने देखा कि एक पार्टी, एक परिवार का जो रूल हमारे लोकतंत्र को जो चिढ़ाने का काम कर रहा था, 1990 के दशक में आते आते वह एक कहीं ना कहीं टू पोलर, बाई पोलर सिस्टम में तब्दील होता है। यानी कांग्रेस पार्टी के एक बेहतर और मजबूत विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी आती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीति है वो मनमोहन और नरसिंह राव की आर्थिक नीति से मैच करती है, और उस नई आर्थिक नीति पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ज़्यादा तेज दौड़ लगाती है। और 2004 तक आते आते अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में देश की इकोनॉमी के जितने मेजर इंडिकेटर हैं सब वो शानदार थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारी राजनीति में पहचान जाति, धर्म और भाषा और प्रांत का बोलबाला है, मनी और मसल का बोलबाला है, उसी तरीके से पॉपुलिज्म का भी बहुत बड़ा बोलबाला है। क्योंकि हम जब तक अपने वोटरों को, जब तक हम ललचाते नहीं, जब उनके लिए लॉलीपॉप नहीं देते, तब तक वो पार्टियों को और उम्मीदवारों को वोट देना पसंद नहीं करते। कहीं न कहीं 2004 में एनडीए वाजपेयी के नेतृत्व में वह लोक लुभावनवाद लेकर के नहीं आ पाया और वह पार्टी चुनाव हार गई। और जब दूसरी बार कांग्रेस की सरकार यूपीए के रूप में आती है तो वह कहती है कि नई आर्थिक नीति का हम मानवीय चेहरा लेकर के आएंगे, और एक सो कॉल्ड इंक्लूसिव के नाम पर वह नई योजनाएं लेकर के आती है, जिसमें कि मनरेगा, जिसमें कि फूड सिक्योरिटी की योजना, जिसमें कि कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी की बातें की जाती हैं। किसी भी फंडामेंटल इकोनॉमिक थिंकर के लिए ये तीनों योजनाएं देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाली थी। और तब हमने देखा कि 10 सालों के शासन में 2014 तक आते आते देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सारी महंगाई, बेरोजगारी और अल्प विकास दर का धूम जो है लग चुका था। जबकि 2000 से 2010 के बीच में हमारे देश ने 7, 8 और 9% की विकास दर का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन 2010 के बाद हमारी विकास दर में गिरावट आती है, और फिर जो है यूपीए की बहुत बुरी हार होती है और एनडीए शासन में आता है। तो फिर उसके बाद में इकोनॉमिक रिजीम जो है बदल जाता है, और इकोनॉमिक रिजीम बदलता है तो फिर हमारी विकास दर बढ़ती है। लेकिन हमारी जो मौजूदा सरकार है, इनके तरफ से भी 3 बड़ी आर्थिक गलतियां की जाती हैं। नोटबंदी देश में भ्रष्टाचार और काला धन को हटाने के लिए लाया जाता है, लेकिन पता चलता है कि काला धन जितना, नकद केवल 6% जिस पे काला धन है वह इकट्ठा होता है, और बाद में रिजर्व बैंक के आंकड़े से पता चलता है कि सारे पैसे वापस आ गए। यानी जितने पुराने नोट थे वो किसी ट्रैक में नहीं फंसे, सब के सब आ गए। लेकिन सरकार को 50,000 करोड़ की लागत लगानी पड़ी नए नोट छापने में, और विकास दर में भयंकर गिरावट आ गई। उसके बाद से जो है जीएसटी के लिए पूरी तैयारी नहीं हुई। 1-1.5 साल तक, 2 साल तक अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट आ गई। उसके बाद जो है कोरोना काल आया, देश बंदी का रातों रात फैसला लिया गया। इससे परेशानी तो काफी ज्यादा हुई। 15 करोड़ लोग जो है अलग अलग जगहों पर फंस गए और अपने अपने प्रियजनों से इस संकट काल में जो है बेघर हो गए। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे रोजगार को एक तरह से भारी चपत लगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस महाआपदा काल में, इस एक तरह से विश्व महामारी में तो 200 करोड़ लोगों को टीका देने का काम किया। वह एक आजाद भारत की एक बड़ी सफलताओं में से एक के रूप में शुमार जरूर किया जाएगा। और कुल मिलाकर के देश की जो राजनीति, अर्थव्यवस्था के अलावा
जो हमारा जो सबसे चिंता का जो केंद्र है वो है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सार्वजनिक प्रशासन। यानी कि हम लोकतंत्र में जरूर रहते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र में जो चुने प्रतिनिधि होते हैं वो विधायिका का रोल लेते हैं, कानून बनाते हैं। गवर्नेंस में केवल कुछ मंत्रियों का रोल होता है जो कैबिनेट में शामिल होते हैं, वही हाल राज्य सरकार में भी है। और लोकल बॉडी के साथ तो थोड़ी दूसरी की स्थिति है कि लोकल बॉडी के लोगों को अधिकार तो दिया गया है, लेकिन अभी वो वेल सेटल्ड नहीं हुई है, क्योंकि एक ग्राम प्रधान 5,000 का वेतन पाता है, लेकिन अपने चुनाव में वो कम से कम 5 लाख रुपए खर्च कर डालता है। यानी कहीं न कहीं ग्रे एरिया है। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात इसीलिए की कि जब हम 75 साल का जायजा लेते हैं और देश की सारी समस्याओं को एक समाज विज्ञानी के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक राजनीतिक विज्ञानी के रूप में जब हम बड़ी ही शिद्दत से उसका अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि इस देश की सभी समस्याओं की जड़ में जो मूल समस्या है वह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब केवल घूसखोरी नहीं है। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी किताब भ्रष्टाचार पर एक क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन द न्यूट्रल पाथ, जिसकी अब हिंदी किताब भी आ गई है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध महायुद्ध। और दूसरा, इस देश में तमाम तरह के सुधार लाने के लिए, तमाम तरह की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए भी एक किताब मैंने लिखी है, ए डायलॉग ऑन सिस्टम चेंज एंड इनिशिएटिव टू मेक अ न्यू इंडिया। व्यवस्था परिवर्तन, एक विमर्श, पहल एक नए भारत की रचना की। उसमें